हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मौलिक अधिकार, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल। देखो, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के अंदर आपसे मौलिक अधिकार का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसीलिए ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो करते हैं शुरू अपनी इस क्लास को। सबसे पहले बच्चों, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर मौलिक अधिकार होते क्या हैं। हमने कहा मौलिक अधिकार को ही हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, है ना, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। लेकिन मैं ये पूछूं आपसे कि मौलिक अधिकारों को किन देश से लिया गया है, यानी कि कौन सी देश की व्यवस्था में मौलिक अधिकार पहले से व्यवस्थित था और वहाँ से देखा देखी अपने भारत के संविधान में भी इसको ऐड कर लिया गया। तो आप सभी कहेंगे यूएसए से। किससे? यूएसए, अमेरिका से। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान के कौन से भाग में है, ठीक है, भाग बताओगे। फिर बताओगे कि आर्टिकल नंबर, ठीक है, आर्टिकल नंबर बताओगे कि कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो, सबसे पहले हमने बात करी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। दूसरे नंबर पे हमने बात करी कि भाग कौन सा है, आप कहोगे भाग है 3, ठीक है। और आर्टिकल नंबर की बात करें तो कितना भाई, 12 से लेकर, कितना, 12 से लेकर याद रखोगे 32 तक, सॉरी 32 कह रहे हैं, 35 तक, ठीक है। 12 से 35 तक आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, मौलिक अधिकार देखने को मिलेगा। बताएंगे यहाँ तक बातें समझ में आई? जल्दी से बताएंगे, क्या यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है, ये तो हो गई बेसिक सी बात, ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक सी बात। लेकिन उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जब हमारा संविधान बना था, है ना, जब हमारा संविधान बना तो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे हमारे पास, ठीक है। कितने थे? 7। लेकिन वर्तमान में, ये वर्तमान में अब कितने हो गए हैं? वर्तमान में हो गए हैं ये आपके 6। तो आप देख पा रहे हो एक मौलिक अधिकार यहाँ से कम हो गया, है ना, एक मौलिक अधिकार यहाँ से क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। तो हम ये बात करते हैं कि ये जो एक मौलिक अधिकार हट गया यहाँ से, वो कौन सा था? तो आप कहेंगे वो था आपका संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, ठीक है, याद रखोगे इसे। कौन सा था बच्चों? संपत्ति का अधिकार। लेकिन यहीं पर मैं बात करूं कि आखिर संपत्ति के अधिकार, देखो इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इसे डीपली पढ़ लेते हैं। हमने कहा एक आपका मौलिक अधिकार था कौन सा? संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था आपका, ठीक है, जिसको हटा दिया गया। जिसको हटाने का मतलब ये नहीं कि संविधान से निकाल के बाहर फेंक दे, नहीं, है अभी भी वो संविधान में। बात ये है कि पहले ये आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद 31 में था। किस में था? 31 में था। और अब इसे किस में रख दिया? अनुच्छेद नंबर 300 के ए में रख दिया। क्लियर? पहली बात तो ये हो गई, ठीक। दूसरी चीज़ क्या यहाँ से पूछ लेते हैं, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से भाग में था ये पहले। तो आपको पता है मौलिक अधिकार कौन से भाग में, तो अभी आपको बताया कि तीसरे भाग में। लेकिन इसको भाग भी तो चेंज हो गया होगा, तो अब कौन से भाग में? अब 12वें नंबर के भाग में, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। फिर ये आती है बारी कि आखिर ये कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया, है ना, कौन सा संशोधन था, कौन से नंबर का वो संशोधन था जिसके द्वारा ये हटाया गया। तो आप कहोगे ये था 44वां। कौन सा? 44वां। होता कब है ये? तो आप कहेंगे 1978 में होता है। कब होता है? 1978 में होता है, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर किस में रख दिया? कानूनी अधिकार में, ठीक है। इतनी बात याद रखोगे कि मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ रख दिया उसे? कानूनी अधिकार में। तो मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ से इस एक के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? अब देखो जरा आगे। अगर हम बात करें कि वर्तमान में हमारे पास कितने हैं, तो हमने कहा जी 6 हैं, ठीक है। देखो ये लाइन से ही आपको याद होनी चाहिए कि पहले नंबर पे है आपका समता का अधिकार, इसी को हम समानता का अधिकार भी कहते हैं। ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक है। तीसरे पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 में है। चौथे पे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 25 से 28 में है। पांचवे पे आता है आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये 29 और 30 में। और लास्ट आपका जो आता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका 32 से, किस में है? 32 में। 35 से हटा देंगे, ठीक है, कहाँ पर है? 32 में। क्लियर? ये तो हो गए आपके 6 मौलिक अधिकार जो वर्तमान में। अभी आपको बता दिया था कि मूल रूप से कितने थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने अब? 6 हैं। क्लियर?
ये आपको सीरीज याद रखनी है। ठीक, चलिए अब बारी आती है कि थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा जो अभी मैंने आपको बताया उसको एक बार दोबारा से देख लेने की। हमने कहा इसमें से देखा जाए 1978 में, ठीक है, 44वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया और कहाँ रख दिया, वर्तमान में अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया। ठीक है, और इसे एक विधिक अधिकार के रूप में व्यवस्थापित कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, फिर देखो यहाँ पर हमने कहा कि अभी आपने यहाँ पर पीछे एक चीज़ देखा कि जो समानता का अधिकार है वो शुरू कहाँ से होता है बच्चों, वो शुरू होता है 14 से, आर्टिकल नंबर 14 से शुरू होता है। ठीक है, बट अभी हमने आपको बताया था यहाँ पर कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, 12 से 35 तक है, तो मतलब 12 और 13 में क्या लिखा है वो भी तो पढ़ना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है, ये लिखा है कि जो मौलिक अधिकार होंगे, ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 6 के 6, ये राज्य क्षेत्र में समान रूप से लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि पंजाब वाले इसे मान रहे, उड़ीसा वाले इसे नहीं मान रहे, ऐसा नहीं हो सकता, सभी में एक बराबर से लागू होंगे। ये हमारा आर्टिकल नंबर 12 बताता है, समझ गए। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 13 में, इसमें क्या बताया, कह रहे रूढ़ी परंपरा अंधविश्वास से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे तत्व न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि न्यायालय उसे क्या कहेगा, अवैध कहेगा। क्लियर, चलिए अब बारी आती है एक एक अधिकार को अच्छे से डीपली पढ़ने की। ठीक है, बिल्कुल तैयार रहिएगा क्योंकि आपको एक एक आर्टिकल यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर हुई, एक एक आर्टिकल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बच्चों हमारा कौन सा, समता का अधिकार, जिसे हम राइट टू इक्वलिटी कहते हैं या फिर समानता का अधिकार भी कह देते हैं। ठीक है, देखो इसमें आर्टिकल नंबर 14 में क्या कहता है, कह रहे हैं कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान है, कानून के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान बना वो अपने आप ही बनकर तैयार नहीं हुआ, उसके लिए काफ़ी मेहनत लगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया और ये भी सोचा गया कि क्या क्या चीज़ इस संविधान में रखना जरूरी है और क्या क्या इसमें नहीं रखना है। ठीक है, तो देखा गया तो जो कानून के समक्ष वाली समानता है वो कहाँ से देखी गई, ब्रिटेन से देखी गई। ब्रिटेन के संविधान में ऐसा था कि कानून सभी के लिए एक बराबर होगा, तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर भी इस व्यवस्था को अपना लिया गया। तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 14 में क्या बता रखा है, ये कहा है कि सभी व्यक्ति के लिए जो कानून है वो एक समान होगा, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो। ठीक है, फिर आते हैं 15वें नंबर पे। 15वें नंबर के अनुच्छेद में बताते हैं कि जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश के आधार पर, समझना बात को, क्या क्या, जाति, लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, इनके आधार पर आप कभी भी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। समझ गए, आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, ऐसा बता रखा है आपको आर्टिकल नंबर 15 में। क्लियर, फिर आते हैं अनुच्छेद नंबर 16 पर। इसमें बताया है आपको सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता रहेगी, यानी कि हर एक व्यक्ति क्या करेगा भाई, राज्य की सेवा में अपनी भागीदारी दे सकता है। मतलब यहाँ पर आप सीधा सीधा लोक नियोजन भी कह सकते हो इसे। ठीक है, पेपर में ऐसा लिखा आ जाए तो समझ जाना, लोक नियोजन। ठीक है, लोक नियोजन, तो हमने कहा सभी को लोक नियोजन में एक समान भागीदारी निभाने की समानता देखी गई है, यानी कि एक अमीर का लड़का भी आईएएस बन सकता है तो एक गरीब का लड़का भी आईएएस बन सकता है, तो सभी को एक बराबर यहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में क्या है बच्चों, आपको पता है कि पुराने समय के जो लोग थे, है ना, इवन बहुत से गाँव में आज भी देखा जाता है कि छुआछूत चलता है ना, कि भाई वो तो नीची जात का है, उसके हाथ का पानी नहीं पीना है, उसको घर में नहीं बुलाना है, उससे कोई भी सामान टच नहीं कराना है, ऐसा चलता था। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए हमारे भारतीय संविधान बनाते समय वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने सोचा कि ऐसी चीज़ें हमारे भारत में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसीलिए क्या किया, समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 के तहत उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने कहा कि अब से भारत के अंदर अस्पृश्यता का क्या कर दिया जाएगा, अंत कर दिया जाएगा। मतलब इस छुआछूत वाली प्रथा को खत्म कर दिया जाएगा, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया गया तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना या फिर 6 महीने की कैद का प्रावधान भी दे दिया गया है। देखो कितनी अच्छी बात है ना, कि भारत के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
भारत के अंदर ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। समझ गए बात को। अगला देखेंगे जरा, आर्टिकल नंबर 18। ठीक है, आपको पता है समानता का अधिकार 14 से 18 तक है ना, तो 18 के 18 आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, हमने कहा इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए उपाधियों का अंत कर दिया। देखो, आपको पता है कि जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन चल रहा था, उस समय बहुत सारे लोगों को उपाधियाँ मिली है ना, बहुत सारे लोगों को उपाधियाँ मिली। लेकिन कुछ उपाधियाँ ऐसी भी हैं जो बाद में आई, जरूरी नहीं ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आई। जैसे आप कहेंगे भाई महात्मा गांधी को महात्मा कह दिया गया, तो ये उपाधि हो गई। और जितने भी मुगल सम्राट वगैरह होते थे, ये अपने नाम के आगे बहुत कुछ लगाते थे। जलालुद्दीन हो गया है ना, और महाशय हो गया, ऐसे कुछ उपाधियों को ये प्रयोग करते थे। आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने एक उपाधि दी थी नाइटहुड की। कौन सी उपाधि दी थी? नाइटहुड की। तो नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं चाहिए ये उपाधि। कब वापस किया? तो जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा भाई आपने मुझे ये उपाधि दी और आप इतने बुरे काम कर रहे हो हमारे भारत के लिए, तो मेरे भारत के लोग मुझे किस नज़रिए से देखेंगे, है ना। इसीलिए उन्होंने अपनी इस नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। किन ने किया? तो आप याद रखोगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, तो याद रखोगे कि अनुच्छेद 18 के तहत क्या हुआ, जितनी भी उपाधियां थी उनको अंत कर दिया। लेकिन कुछ प्रकार की उपाधियां अभी भी बाकी हैं। कौन कौन सी उपाधियां हैं? हम कहेंगे शैक्षणिक वाली, शिक्षा वाली। जैसे आप पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाते हो, पीएचडी कर लेते हो, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। आपने इंजीनियर बन गए तो आपके नाम के आगे इंजीनियर जुड़ जाएगा। समझ गए? ऐसे ये जुड़ सकते हैं अभी भी। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये कि आप अगर रक्षा का कार्य कर रहे हो, यानी कि आर्म फोर्स वगैरह में हो, तो जैसे देखते हो ना नाम के आगे लिखा होता है जनरल, लेफ्टिनेंट, ये सारी चीज़ें ना ये लग सकती हैं। तो केवल दो ही दो लगेगी बस, एक तो शिक्षा वाली और एक रक्षा वाली। ठीक है, बाकी सभी उपाधियों का क्या कर दिया? अंत कर दिया है। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला वाला समझ आ गया होगा कि समता के आधार में, ठीक है, समता का आधार पे जो अधिकार बना है, उस अधिकार में हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं वो आपको यहाँ पर समझा दिए गए, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, चलिए अब बारी आती है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार की। देखो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा कहाँ से? 19 से लेकर 22 तक। कौन सा है? 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, जिसमें हमें आज़ादी मिल रखी है। अब किन किन चीज़ों की आज़ादी मिली है उस पर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहला आता है आर्टिकल नंबर 19। तो हमने कहा मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है। देखो मूल में पहले 7 था, अब ये कितना है? 6। तो याद रखोगे आर्टिकल नंबर 19 ही खुद से 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन करता है। वो 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? तो A B C D E और F, ऐसे याद रखो। सबसे पहले क्या है भाई? सबसे पहले बोलने की आज़ादी है। कौन सी? बोलने की आज़ादी आपको है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? कहीं पर भी इकट्ठा होने की आज़ादी है, लेकिन बिना हथियार वगैरह के। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको संघ बनाने का अधिकार है, यानी कि संगठन बनाने का अधिकार है। बट हाँ, वो संगठन किसी दूसरे के लिए दुखदाई नहीं होना चाहिए, ऐसा संगठन हो। देखो क्या क्या कहा मैंने, एक तो बोलने का अधिकार होना चाहिए, दूसरे का इकट्ठा होने का अधिकार है, तीसरा तीसरा आपको संगठन बनाने का अधिकार है। ठीक है, चौथा फिर क्या है? आपको आवागमन की आज़ादी है। क्या? आवागमन, यानी कि भारत में आप कहीं पर भी जाकर आवागमन कर सकते हो, यानी कि घूम सकते हो। लेकिन इसमें भी आपको प्रतिबंधित किया जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप बॉर्डर पे निकल गए, है ना, आप भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे निकल गए, कह रहे हैं हमें तो घूमने का अधिकार है, हम इसलिए आए हैं, तो भाई साहब वहाँ इलाज भी कर दिया जाएगा अच्छे से, है ना। आप एकदम से निकल गए तिब्बत चीन वाले बॉर्डर की साइड पे, आप कह रहे हो हटो यहाँ से, अपने आर्मियों से कह रहे हो, आर्मी लोगों से कि हट जाओ तुम, मैं यहाँ पे खड़े होके देखूंगा, रील बनाऊंगा खड़े होके, तो ऐसा करोगे तो वहाँ पर इलाज कर दिया जाएगा आपका। तो आपको आज़ादी तो है घूमने की, परंतु अपनी सीमा में रहकर। ठीक है ना। इसके बाद देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। एक आपको बोलने की आज़ादी है, इकट्ठा होने की आज़ादी है, संघ बनाने की आज़ादी है, आवागमन घूमने की आज़ादी है, कहीं पर भी भारत में रहने की आज़ादी है, और कोई भी व्यापार करने की आज़ादी है। लेकिन वही बात है, हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है ना। जैसे मैंने कहा कहीं पर भी व्यापार, कोई सा भी व्यापार करने की आज़ादी, ये थोड़ी ना तुमने पड़ोसी के बच्चे बेच दिए और कह रहे हो भाई हमें तो आज़ादी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने कहा कहीं पर भी आवाज़ की आज़ादी है, कहीं पर भी आप निवास कर सकते हो, कहीं पर भी आप रह सकते हो भारत में। लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं,
हम तो पीओके में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? पीओके में, यानी कि ऐसा हिस्सा जो पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड है, उस इलाके में रहना चाह रहे हो, तो भाई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये अधिकार मिला है, लेकिन अपनी सीमा के अंदर रहकर। समझ गए बात को? तो अनुच्छेद 19वां हमें क्या बताता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख करता है। वो 6 मैंने आपको बता दिया, लाइन से ही याद होने चाहिए, याद रखोगे इस बात को। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये भी बात आ रही होगी कि हाँ 7 से 6 हो गया, तो वो एक संपत्ति का अधिकार था। ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार था, तो वो हटा यहाँ से। ठीक है, ये दूसरा संपत्ति का अधिकार है, वो वाला नहीं है। इसके बाद देखेंगे जरा, अनुच्छेद 20 की बात करें। हमने कहा कोई भी व्यक्ति प्रचलित कानूनों का उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सकता है, परंतु एक अपराध के लिए उसे सिर्फ एक बार ही दंडित किया जाएगा। अब इस बात को अच्छे से समझना। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने क्राइम किया। ठीक है, एक व्यक्ति ने क्राइम किया। कब एक व्यक्ति क्राइम करता है, चलो अलग से समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, हमने कहा एक व्यक्ति है ए, है ना, इसने कोई क्राइम किया, किसी का मान लेता मर्डर कर दिया। ठीक है, किसी का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। अब मर्डर करा इसने कब? 2020 में। कब किया? 2020 में। तो 2020 में मान लेते हैं बीजेपी की सरकार। किसकी? अच्छा, बीजेपी की तो नहीं, आम आदमी की थी, उसी को ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? तो हमने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान में उसको सजा दे दी गई। ठीक है, उसको क्या दे दी गई? सजा दे दी गई। सजा दे दी गई, मान लेते हैं कितने साल की? 5 साल की सजा दे दी गई। समझ गए? 5 साल की, 5 वर्ष की सजा दे दी गई कि कैद करके इसे रख दो। अब जैसे इसके 5 साल पूरे हुए, कब? 2025 में। अब यहाँ तो सरकार बदल गई साहब, अब बीजेपी की सरकार आ गई। तो क्या बीजेपी ऐसा कहेगी नहीं नहीं अब हमें इस व्यक्ति को 5 साल की फिर से सजा देंगे? तो नहीं भाई, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि अगर एक अपराध किया है तो उसके लिए केवल और केवल एक बार ही सजा दी जाएगी, बार बार नहीं दी जाएगी। तो ये लिखा है आपके कहाँ? आर्टिकल नंबर 20 में। याद हो गई ये बात? चलिए फिर देखते हैं अनुच्छेद नंबर 21। इसमें कह रहे हैं इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब जीने की आज़ादी है साहब। किसकी आज़ादी? जीने की, जीवन जीने की आज़ादी हर किसी को मिल रखी है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निम्नवत तरीके से परिभाषित किया है, मतलब बहुत अलग अलग तरीक़ों से बताया। यानी कि आपसे अगर मैं कहूँ बच्चों, आपसे मैं दो चीज़ें कहूँ। आपसे मैंने कहा कि अगर मान लो देश में आपातकाल की स्थिति आती है, तो क्या आप कहीं पर घूम सकते हो? तो आप कहेंगे नहीं। मैंने कहा देश में आपातकाल की स्थिति आती है, लॉकडाउन लग गया था जैसे, ठीक है, तो उस दौरान क्या कहीं पर भी आप आ जा सकते हो? नहीं। कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हो बेवजह? नहीं। तो सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाते हैं। कब? आपातकाल की स्थिति में। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आपातकाल की स्थिति में ऐसा कौन से अनुच्छेद है या कौन सा अधिकार है जो आपसे छीना नहीं जाएगा? तो आप याद रखोगे आर्टिकल नंबर 20 और 21। कौन सा बच्चों? 20 और 21 आपसे छीना नहीं जा सकता। क्लियर? याद रखना कि इनको निरस्त नहीं किया जा सकता। तो वही कह रहे हैं आर्टिकल नंबर 21 में कि आपको जीवन जीने की आज़ादी है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान, है ना, सारी चीज़ें बंद कर दी थी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या उसका हॉस्पिटल जाना बंद था? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं किया गया। समझ गए? इसके बाद देखो, वैसे देखो आर्टिकल नंबर 21 है बहुत कुछ इसमें। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 में बहुत कुछ है। जैसे अगर बात कर लेते हैं तो हमने कहा देखो आर्टिकल नंबर 21 की बात करें तो सबसे पहले क्या? जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। दूसरा दूसरा है आपका किसका? निजता का अधिकार। किसका? निजता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी है इसमें आपको। किस चीज़ की प्राइवेसी है साहब? प्राइवेसी यह है कि आप अपनी कुछ बातों को गुप्त रख सकते हो बिना किसी को बताए, है ना। जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता कि आपकी प्राइवेसी को वो पूछे। ठीक है ना। अब जैसे मान लो इसी के अंदर तो वो साइबर वाला आ जाता है कि आपकी प्राइवेसी, आपका किसी ने मान लेते हैं व्हाट्सअप हैक कर लिया, व्हाट्सअप हैक कर लिया और उसके बाद उसके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। तो यहाँ पर आपका निजता का जो अधिकार था उसका उल्लंघन हुआ। ठीक है ना। तो जीवन जीने का अधिकार इसी में, निजता का अधिकार इसी में, और यहीं पर एक और अधिकार जुड़ा, किसका? शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार ये ऐड हो जाता है यहाँ पर। कब हुआ आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे 2002 में। कब हुआ? 2002 में। अच्छा, एक और बात याद रखना,
2002 में ये ऐड तो हुआ, साथ ही साथ ये भी याद रखो कौन से नंबर का संशोधन था, तो आप कहोगे 86वें नंबर का संशोधन था ये। ठीक है जी, 86वें नंबर का संशोधन था, जिसमें ये कहा गया, क्या कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 22वां। इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद में ये बताया गया है जो उपबंध दिए गए हैं उन्हें निवारक निरोध अधिनियम कहा जाता है। जैसे जैसे ये कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण तुरंत बता दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि पुलिस वाले ने आपको गिरफ्तार कर लिया, तो भाई आप उससे पूछो कि हाँ क्यों किया है, तो उसका ये क्या अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो आपको बताए कि हाँ आप आखिरकार आपको गिरफ्तार क्यों किया गया। ठीक है, कारण ना बताए जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति जमानत के उपरांत कारण जान सकता है। ठीक है ना, तो देखो अगर उस समय कारण नहीं बताया तो जब जमानत हो रही है तब तो बता दो। अब ऐसा थोड़ी ना तुम ए व्यक्ति को जेल में ले गए, 2 दिन तक तुमने रखा, वो 2 दिन से पूछ रहा भाई बता दो मैंने किया क्या है, लेकिन आपने बताया नहीं, और वो निकल कर आया तीसरे दिन और उसे आप घर भेज रहे हो, वो पूछ रहा है साहब अब तो बता दो और अभी भी नहीं बता रहे हो, तो ये गलत है। आप उस दौरान बता सकते हो, अगर ज़्यादा क्रिटिकल मामला है तो आप उस दौरान नहीं तो जमानत पे तो बताओगे ही बताओगे। समझ गए? और साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 22 में ये कह दिया गया है, ऐसा विधान भी लिखा गया है जिसमें ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना अनिवार्य है। ठीक है ना, मतलब आपको 24 घंटे के, हाँ 24 घंटे से ज़्यादा ना आपको थाने में नहीं रख सकते। ठीक है, आपको कहाँ न्यायालय में पहुँचाना ही पड़ेगा उन्हें। ठीक है, मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुँचाना ही पड़ेगा कि साहब इसने ये क्राइम किया है। ठीक है, इसलिए देखते हो कि आप जितने भी मुकदमे होते हैं ना वो 24 घंटे से पहले पहले निपटा देते हैं वो लोग, पुलिस वाले जो होते हैं। समझ गए? तो 24 घंटे, अच्छा ये भी याद रखो ये जो 24 घंटे हैं इसमें ना आने जाने का समय काउंट नहीं होता। क्या कहा? आने जाने का समय काउंट नहीं होता। अब ऐसा थोड़ी ना है साहब कि आपको सुबह के 11 बजे पकड़े, है ना, सुबह के 11 बजे आपको पकड़ लिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपको अगले दिन सुबह 11 बजे वहाँ पर पहुँचना ही पहुँचना नहीं। अगर मान लेते हैं कि आप सुबह अगले दिन 10 बजे यहाँ से निकले लेकिन रास्ता ही 2 घंटे का, तो है ना, तो ये समय काउंट नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो 24 घंटे किस चीज़ के, सिर्फ और सिर्फ अंदर रखने के हैं। ठीक है, आने जाने का समय इसमें काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले अधिकार पर। ठीक है, देखो अगला है आपका तीसरा, है ना, कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो आजकल सबसे ज़्यादा क्या बढ़ गया है, शोषण ही तो बढ़ा है ना। ये है आपका आर्टिकल नंबर 23 में और 24 में। इसमें देखो 23 में क्या कहा है कि मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं कर सकते, है ना। आप व्यापार तो कर सकते हो साहब, लेकिन मनुष्य की खरीद और बिक्री कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपके पास ये कोई भी अधिकार नहीं है। साथ ही साथ बालात श्रम नहीं कर सकते आप। ठीक है, यानी कि किसी से जबरन काम नहीं करा सकते। ठीक है, जबरन काम अगर आप कराते पाए गए आपको इलाज मिल जाएगा साहब। ठीक है, बेगार शारीरिक शोषण नहीं कर सकते आप, किसी भी व्यक्ति के साथ शारीरिक शोषण नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति का किसी के द्वारा किया जाना वर्जित है, मतलब ऐसा करना मना है साफ साफ। समझ गए? यानी कि 23 में अगर शॉर्ट में समझे, मनुष्य का क्रय विक्रय करना, जबरन उनसे काम कराना ये मना है। 24वें में क्या बताते हैं, कह रहे 14 वर्ष तक के बच्चे को किसी भी खतरनाक कार्य में लगाना वर्जित है। ठीक है, ये बता दिया यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पर ये चीज़ बता दिया आपको कि आर्टिकल नंबर 24 में ये बता रहे हैं कि 14 साल तक का कोई बच्चा है तो उसको खतरनाक कार्यों में आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ जी आप ए हो, ए का कोई बेटा है बी, ठीक है ना, ए की कोई हलवाई की दुकान है ना, ए की कोई हलवाई की दुकान है। अब हलवाई की दुकान पे उसका बेटा काम कर रहा है, उसका बेटा काम कर रहा है, क्या उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? फिर नहीं, तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। समझे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अपने पिता का साथ दे रहा है ना। क्या पिता का साथ देना भी एक क्राइम हो सकता है? नहीं। ठीक है, तो इस केस में हम इसको नहीं लेंगे। समझ गए? लेकिन हाँ कोई दूसरा व्यक्ति काम करवा रहा है जबरन, ठीक है, और बच्चे की उम्र 14 साल है या 14 साल से कम है, तब तो भाई इलाज हो जाएगा उनका बढ़िया वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये शोषण के विरुद्ध वाला अधिकार भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आता है आपका
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में। ठीक है, अब देखो 25वें में क्या बताया, 25वें में ये कहा गया है कि नैतिकता, धार्मिक सुव्यवस्था तथा स्वास्थ्य के प्रति इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अंतकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कि मतलब व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। अगर उसे हिंदू धर्म अच्छा लगता है वो हिंदू धर्म अपनाए, उसे इस्लाम धर्म अच्छा लगता है तो वो इस्लाम धर्म अपना ले, अगर उसे क्रिश्चियन धर्म अच्छा लगता है तो वो क्रिश्चियन अपना ले। समझ गए? तो हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म का अनुपालन कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, बिना किसी लालच में आए, ये याद रखना, ये लिखा है साहब कि बिना किसी लालच में आए आप किसी भी धर्म को चेंज नहीं करोगे अपने, है ना। अब देखो 26वें में क्या कहा है, कह रहे भाई इसके तहत धार्मिक समुदाय एवं उससे संबंधित विशेष अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें दान द्वारा ट्रस्ट का निर्माण करना, है ना, विकास किया जा सकता है, दान की राशि, है ना, कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित की जा सकती है जहाँ पर आप दान दे रहे हो, दान पर कोई भी कर नहीं लगेगा। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर कि जो दान करोगे ना उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, अच्छा, इन शॉर्ट समझे, इन शॉर्ट, तो इन शॉर्ट में ये देख लो कि 25वें में आपको ये बता रखा है कि आप किसी भी धर्म का अनुपालन कर सकते हो, चाहे वो धर्म कोई सा ही क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति आपको धर्म के लिए बाधित नहीं कर सकता कि आप केवल एक ही धर्म को माने। ठीक है, 26वें में ये कहा गया कि आप जिस धर्म को मान रहे हो आप उसका अनुपालन करो, आप उसका प्रचार करो, प्रसार करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक, 27वें में क्या कहा है, 27वें में कह रहा है राज्य अपनी ओर से किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, ना तो प्रोत्साहित करेगा ना तो हतोत्साहित करेगा, मतलब ना तो मोटिवेट करेगा ना तो डीमोटिवेट कर सकता है। राज्य मतलब सरकार या देश। ठीक है, तो हमने कहा भाई देश का कोई भी धर्म नहीं है ना, इसलिए तो हम कहते हैं कि अपना भारत कैसा है, पंथ निरपेक्ष है। क्या है, पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जरा 28वां, इसमें कहा है राज्य को पूर्णता और अंशतः किसी प्रकार से धर्म द्वारा शिक्षा देना वर्जित है। यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया है कि भाई किसी भी धर्म की शिक्षा देना साफ साफ मना है कि राज्य किसी भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है, परंतु धार्मिक न्यास पर आधारित संगठन इस तरह की शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना मदरसा, जितने भी ये मदरसे हैं वो क्या करते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में प्रचार करते हैं और शिक्षा देने का काम करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये एक इसका अच्छा एग्जाम्पल होगा। समझ गए? इसके बाद आते हैं हम किस पर, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार पर। ठीक है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो आपका अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में। ठीक है, 29 और 30 में देखिएगा, इसमें क्या कहा गया 29 में, कह रहे ऐसे वर्ग के लोग जिन्हें भारत की भाषा या लिपि उनकी संस्कृति के अनुकूल ना लगती हो वह अन्य भाषा, लिपि एवं संस्कृति अपना सकते हैं। है ना, हमने कहा भारत का कोई व्यक्ति है, भारत का कोई व्यक्ति है, अगर उसे हिंदी भाषा नहीं आ रही परंतु उसे मराठी भाषा समझ में आ रही है तो मराठी भाषा समझे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये काम कर सकता है वो व्यक्ति। अच्छा, 29 के ही सेकंड में देखो क्या बताया, ये सेकंड है, देखो कह रहा अनुच्छेद 29 में वर्गीकृत समूह के लोगों के साथ उनकी भाषा एवं लिपि के कारण कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब भाषा के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है। तो आप सीधी सी बात ये समझोगे यहाँ पर कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको क्या मिला है, आरक्षण मिला है। ठीक है, अल्पसंख्यक यानी कि जो कम संख्या में लोग हैं उनको क्या दे दिया गया, आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, 30वें में देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी अलग भाषा एवं संस्कृति वाले लोग अपनी भाषा और संस्कृति के विकास के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। मतलब जो लोग कम जनसंख्या में मौजूद हैं, है ना, जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति का प्रसार करने के लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से। अब देखो जरा यहाँ पर क्या दिया है, ये कह रहे हैं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा 2000 के द्वारा एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें क्या किया गया, ये कहा गया कि भाई 6 साल से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य उपलब्ध होगी। ठीक है, याद रखोगे, हुआ तो ये अधिनियम 2002 का है लेकिन लागू कब हुआ, 2002 में। ठीक है, याद रखना इस बात को।
चलिए इसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अंतिम, ठीक है, छठे नंबर का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो ये आपका लिखा है कहाँ से कहाँ तक, आप कहेंगे 32 में लिखा है। ये करता क्या है, देखो ऊपर के जो हमने 5 मौलिक अधिकार पढ़े है ना, अगर उन 5 मौलिक अधिकारों में से किसी का भी हनन होता है तो व्यक्ति अपने छठे मौलिक अधिकारों के साथ या इसकी सहायता से कहाँ जाएगा, न्यायालय जा सकता है ना, कि साहब हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब देखो क्या है, कह रहे हैं अनुच्छेद 32 में बताया कि किसी भी व्यक्ति या राज्य द्वारा मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है, उच्च न्यायालय भी जा सकता है और उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है, मतलब हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। अब यहाँ पर पहुँच के अपनी याचिका जारी कर देगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है इन दोनों के पास अधिकार है, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसका बेसिक समझना, थोड़ा सा बेसिक समझो तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ देश के अंदर जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो क्या है आपका, वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझे कि इसका गठन कब होता है जी, आप कहेंगे 28 जनवरी को होता है, 28 जनवरी 1950। जी बिल्कुल 28 जनवरी 1950 में होता है। अच्छा कितने सुप्रीम कोर्ट हैं देश में, तो हम कहेंगे केवल और केवल एक है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है ना, तो आर्टिकल नंबर कौन सा जी, आर्टिकल नंबर किसके तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, 5 प्रकार के रिट जारी करेगी। ये रिट होती क्या है, एक प्रकार के आदेश होते हैं, ऐसे आदेश जिससे जो अधिकारी आपकी केस को देख रेख कर रहे हैं उसको आदेश दिए जाएंगे, ये ऐसे आदेश होते हैं, ठीक है ना। एक प्रकार की रिट होती है, तो कितनी रिटें जारी करता है, 5। वहीं पर अगर मैं बात करूं जो आपका हाई कोर्ट है, क्या, हाई कोर्ट, ये भी आपकी 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। इसका आर्टिकल नंबर याद रखेंगे आप सभी, क्या, 226, क्या, 226, ठीक है। अच्छा लेकिन ये मैं एक चीज़ पूछूं कि रिट वगैरह जारी करने में सबसे ज़्यादा अधिकार किस पे है ना, तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा अधिकार है हाई कोर्ट के पास। सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट के पास अधिकार है किस मामले में, रिटें जारी करने में। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल और केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित रिटें जारी करता है, लेकिन ये अलग मामलों के लिए भी रिटें जारी कर सकता है। समझ गए बात। अब देखो ये जो 5 प्रकार की हम रिटें कह रहे हैं, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, ये 5 प्रकार की रिटें होती क्या हैं और क्या क्या इसमें बताया जाता है। सबसे पहली जो इसमें रिट आती है वो आता है क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या, सबसे पहले बंदी बनाए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष में पेश करना है 24 घंटे के अंदर अंदर। बंदी बनाने के कारण को बंदी बनाने वाले अधिकारी द्वारा साबित किया जाता है कि हाँ क्यों बनाया गया था भाई इसको, यानी कि इसको कैद क्यों किया था, ठीक है। प्रलेख निजी व्यवस्था, हाँ, व्यक्ति, संगठन एवं सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। तो याद रखना किसके भाई, सरकारी जो अधिकारी होते हैं ना उन्हीं के लिए होते हैं ये सारी रिटें, और किसी के लिए नहीं, ठीक है। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं जो हमारी केस को देख रहे हैं उनके लिए जारी किया जाता है। तो सबसे पहला क्या है भाई, सबसे पहला तो यही जारी करते हैं कोर्ट से कि हाँ भाई आपने जिसको गिरफ्तार किया है आप पहले उसे पेश करो। आप समझो ये होता कैसे है काम, ये समझो होता कैसे। हमने कहा ए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, अब ए व्यक्ति का कोई भाई है बी, ठीक है। अब बी को पता है कि भाई हमारा ए कुछ नहीं किया इसने, बेवजह गिरफ्तार किया है, तो बी दौड़ा दौड़ा कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से कहेगा भाई ऐसा ऐसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, पहली रिट जारी कर देगा किसके लिए, जिसने ए को गिरफ्तार किया है। उससे कहेगा क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कहेगा भाई जिसको तुमने यहाँ पर बंदी बना लिया है उसको मेरे सामने पेश करो, समझ गए। और साबित करके दिखाओ कि हाँ जिस कारण से आपने इसे बंदी बनाया है क्या वो कारण वाक्य में ऐसा ही है, सच है या नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पे परम आदेश। परम आदेश का मतलब क्या है, सबसे ऊपर का आदेश। इसके तहत जो न्यायालय होगा किसी व्यक्ति, संस्था या अधीनस्थ न्यायालय के कर्तव्य पालन के आदेश के लिए आदेश जारी करता है। इसके द्वारा न्यायालय संबंधित प्राधिकारी को कर्तव्य पालन के लिए विवश कर देती है ना, कि भाई स्पेशली बता दिया जाता है, क्या, स्पेशली ये बता दिया जाता है उस व्यक्ति या उस अधिकारी को कि भाई तुम्हें ये काम करना है, मतलब आदेश दे देता है। कौन, हाई कोर्ट आदेश दे देगा। किसे दे सकता है, या तो अधिकारी को देगा या फिर उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं उन्हें दे सकता है, ठीक है। अच्छा सिर्फ राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध ये लेख जारी नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि किसी ने कंप्लेंट करा दी इनके खिलाफ, तो इनको नहीं दे सकते आप, ठीक है ना।
अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है क्या, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर कब जारी किया जाता है, ठीक है, जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करने लग जाए। मतलब ये समझो जरा, ये समझो कि ये आपका हाई कोर्ट है, ठीक है, यहाँ पर कोई केस है आपकी, ठीक है, लेकिन इसने वो डिसीजन ले लिया जो डिसीजन इसके लेने के अधिकार में नहीं था। तो आप कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, इसे क्या भेजेगा, प्रतिषेध भेजेगा। प्रतिषेध वाली रेट भेजेगा, जिसका अर्थ ये है कि तुमने भाई वो काम कर दिया जो तुम्हारे अधिकार में नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या भेजा जाता है, प्रतिषेध रिट भेजी जाती है। फिर आता है आपका चौथे नंबर पे क्या, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या होता है, हमने कहा ये तब तब न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब मामला गंभीर मुकदमों के अधीनस्थ न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजा जाए। यानी कि हमने कहा भाई हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, ठीक है, लेकिन हमने देखा हाई कोर्ट के बस की नहीं है, हाई कोर्ट के बस की नहीं है उसे संभालना, तो वो कहाँ मंगा लिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मंगाया जाएगा। अब ये जो मंगाने का प्रोसेस है ना, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है उत्प्रेषण। भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम हमें दे दो मामला, हम देख रेख कर लेंगे यहाँ पर। समझ गए बात को, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला यहाँ पर यूज़ हो जाता है। अच्छा, पांचवा देखें, पांचवा है आपका अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा क्या, जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद ये अधिकार प्रयोग करता है। यानी कि हमने कहा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपना कोई भी अधिकार प्रयोग किया, लेकिन हमें पता चल रहा है जी वो तो गलती से बैठा है उस पद पे, है ना, वो व्यक्ति गलती से बैठा है उस पद पे। तो भाई दोबारा से चेक होगा अच्छे से, क्या भाई चेक करो कि क्या ये पद उसके लिए था या गैर कानूनी तरीके से उसे बैठाया गया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या निकलता है, अधिकार प्रक्षा निकलता है। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि ये पांचों रेट आपके समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार गहराई से सुनना बातों को रिपीट करके, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या कर रहे हैं हर एक रेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये कुछ खास बात लिखी है यहाँ पर, क्या लिखा है कि संविधान सभा में अनुच्छेद 32 को याद रखोगे, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। मतलब संविधान की आत्मा बताइए किसे, आर्टिकल नंबर 32 को। क्योंकि देखो अगर संविधान में अधिकार है उनकी रक्षा नहीं होगी तो कैसे चलेगा। इसीलिए आर्टिकल नंबर 32 को क्या कह दिया, आत्मा कह दिया साहब। आत्मा, किसकी आत्मा, संविधान की आत्मा। जैसे एक शरीर आत्मा के बिना चल नहीं सकता, वैसे ही आर्टिकल नंबर 32 के बिना एक संविधान नहीं चल सकता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको यहाँ पर सारी समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर हमारी मौलिक अधिकारों की फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स की क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। ओके, अच्छे से याद रखना सारी बातें जितनी भी बताई हैं। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो बना दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।